हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी भारतीय इतिहास के प्रश्नों को चैप्टर वाइज और क्लास वाइज कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे। क्लास 6 हिस्ट्री की पुस्तक का नाम है हमारे अतीत फर्स्ट। इसमें आपका टोटल 12 चैप्टर है। इसमें टोटल 12 चैप्टर है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके 7 चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के प्रश्न जो है जीके जीएस में पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे 6 to 8 और चाहे टीजीटी पीजीटी, सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 के पहले चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। तो इससे प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं और जौ के बारे में दिया है। पहला है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। ये आपका क्या है, सही है। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती की गई थी। तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। ये आपका गलत है। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां नहीं, बल्कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां थी। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका गलत है। यह प्रश्न एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 2 से लिया गया है। आप बुक में देख सकते हैं, एग्जैक्ट वहीं से प्रश्न उठाया गया है। तो इसमें सही पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया लगभग 8000 वर्ष पूर्व। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, ना कि विंध्य क्षेत्रों में। इसलिए आपका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो वर्तमान बलूचिस्तान में है, से प्राप्त होते हैं। अगला है, नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। देखिए, अगर पूछा जाए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, अगर आपका ऑप्शन में मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों है, तो आप लहुरा देव लगाएंगे। लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, तो आप मेहरगढ़ को लगा सकते हैं। अगर पूछा जाए गेहूं और जौ उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य, तो मेहरगढ़ होगा। और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य तो आपका लहुरा देव से प्राप्त हुआ। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। गारो तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। यह आपका क्या है, सही है। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। यह आपका करेक्ट है। दूसरा है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। यह आपका गलत हो जाएगा। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ना कि जो है 5000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आपका पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। इसलिए कथन क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 3 से यह प्रश्न लिया गया है। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था।
मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। ये पॉइंट ध्यान रखिए, पूछा जाता है। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। नेक्स्ट आपका, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत देश के नाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा है इसमें? पहला कह रहा है आपका, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यह आपका क्या है? करेक्ट है। दूसरा आपका, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिकृत ऋग्वेद में भी मिलता है। यह भी आपका क्या है? करेक्ट है। दोनों कथन आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त दोनों कथन आपके क्या है? सत्य है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी की पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुरानी है। बाद में इससे ही भारत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है पांडुलिपि के बारे में। पहला है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। ये आपका क्या है? करेक्ट है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तक क्या कहलाती थी? पांडुलिपि। दूसरा है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू से निकला है। ये आपका सही है। मेनू का अर्थ होता है हाथ से। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तीसरा आपका, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ पाया जाता था बुर्ज, उसकी छाल पर लिखा जाता था। तो ये आपका क्या है? करेक्ट है। चौथा का, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ये आपका गलत है। ये आपका क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिसमें आपका संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल भी शामिल हैं। नेक्स्ट आपका, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख के बारे में दिया है। पहला है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। ये आपका गलत है। केवल पत्थर पर नहीं, धातु पर भी होता था, तो ये आपका गलत है। दूसरा, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सके। ये आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसमें सही पूछा है तो आपका ऑप्शन बी केवल 2 सही है। पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, पत्थर और धातु दोनों पे। यह इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा सही है। अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। अगला, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है ये। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? ये आपका ऑप्शन डी, यूनानी और अरामाइक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अशोक का कंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, कथन और कारण दिया है। कथन ए है आपका, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। ये बात आप क्या क्या है? सही है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। ये आपका क्या है? करेक्ट है। कारण है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यह भी आपका क्या है? करेक्ट है। कथन और कारण आपका दोनों सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए सही है।
ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जिसे बीसी कहते हैं। वर्तमान में हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिससे अंग्रेजी में एडी यानी एनो डोमिनी कहा जाता है। बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा तथा सी का अर्थ होता है कॉमन एरा। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। ये सब जो है एनसीईआरटी की शब्दावली है, ये सब भी ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला चैप्टर है चैप्टर 2 आरंभिक मानव की खोज में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहला, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले? ध्यान रखिए, पूछ रहा है मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण कहां से नहीं मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चिरांद से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका, हुंसगी और कुरनाल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पुरापाषाणिक स्थल हैं। भीमबेटका और हुंसगी, कुरनूल की गुफाएं, ये कैसे हैं स्थल हैं? तो आपका पुरापाषाणिक स्थल है, ये पूछा जाता है। जबकि चिरांद क्या है? आपका नवपाषाणिक पुरा स्थल है। चिरांद नवपाषाणिक पुरा स्थल है और चिरांद आपका ये बिहार में है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है ये। हुंसगी और कुरनील गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरा स्थल हैं? कौन से नवपाषाणिक पुरा स्थल इसमें पूछा है? तो इसमें आपका हो जाएगा मेहरगढ़ है, ये आपका करेक्ट है। उसके बाद बुर्जहोम, ये भी सही है। महागढ़ा, ये भी सही है। कोल्ढीवा और दाऊजली हेडिंग, ये सारे हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपके क्या है? नवपाषाणिक पुरा स्थल हैं। अगला है पूरा पाषाण कालीन और पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजार के निर्माण के संदर्भ में यहाँ पे दिया है। तो इसमें पहला आपका कह रहा है पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता था। कह रहा है पत्थरों के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता था। ये आपका क्या है? करेक्ट है, कहलाता है, सही है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो दोनों कथन आपके क्या है? सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आपके सत्य हैं, उपयुक्त दोनों कथन सही है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु दो तकनीकों का प्रयोग होता था। पहली तकनीक थी आपका, इसको पत्थर से पत्थर टकराना, पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता है। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीक क्या थी? तो इसको दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। ठीक है, दो प्रकार के थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राख के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुरनूल की गुफा से मिला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में है ये। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग जो है आग से परिचित थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य पाषाण युग में जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो उसमें नए बदलाव आए, तो उसी के बारे में इसमें दिया है। पहला कह रहा है बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। ये आपका क्या है? करेक्ट है। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। ये भी आपका करेक्ट है। मछली भोजन का स्रोत किस काल में? तो आपका मध्य पाषाण युग में। तीसरा आपका गेहूं और जौ धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसमें सही पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सही है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का स्रोत बनी। गेहूं जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। अगला है
मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता है? प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, तो इसमें कह रहा है कौन सा इसमें नहीं आता है? तो ऑप्शन डी महापाषाण इसमें नहीं आता है। कौन कौन आता है इसमें? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। महापाषाण काल जो है आपका यह दक्षिण भारत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता था? शैल चित्रकला के लिए कौन सा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है। ऑप्शन बी भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिले हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैल चित्र गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद ही ऐतिहासिक कालीन है। ध्यान रखिएगा, जो अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा है ये आपका किस काल से संबंधित है? ये आपका मौर्य काल से संबंधित है, यानी ऐतिहासिक कालीन से संबंधित है। ये अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिससे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। जो ये आपका ऑप्शन में दिया है उसके बारे में है ये। अगला मिलान करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुरापाषाण काल दिया, मध्य पाषाण काल, महापाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, इसके काल दिया है। देखिए पुरापाषाण काल की बात करें तो हो जाएगा आपका 20 लाख वर्ष पूर्व से 1200 वर्ष पूर्व। ये आपका क्या हो जाएगा? सॉरी 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व। ये आपका ए का आपका दूसरा हो जाएगा। दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, इसके बाद 12,000 वर्ष से आपका 10,000 आएगा ये। तीसरा आपका महापाषाण, महापाषाण की बात करें तो ये आपका 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व, ये आपका हो जाएगा महापाषाण। और उत्तर पाषाण काल की बात करें तो शुरुआत हो जाएगा आपका 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। मध्य पाषाण का समय आपका 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। उत्तर पाषाण अर्थात नवपाषाण की शुरुआत जो है 10,000 वर्ष पूर्व से होती है। महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बने समाधियों से है। इसका काल आपका 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी अर्थात 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल दिया, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दिया है। इसमें पूछा क्या है? उपयुक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस काल के औजारों को? तो ये आपका मध्य पाषाण काल के औजारों को जो क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक अथवा लघु पाषाण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। ये प्रश्न बना है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते रहे। अगला है हुंसगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंसगी के बारे में दिया है। हुंसगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आपका क्या है? करेक्ट है। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बलुआ पत्थर से नहीं, चूना पत्थर से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। हुंसगी कर्नाटक में स्थित पुरापाषाण कालीन स्थल है। पूछा जाता है ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। यहाँ से प्राप्त कुछ औजार पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग की जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुंसगी में अधिकांश आपका चूना पत्थरों से बनाए जाने औजार जो होते थे चूना पत्थर से बनाए जाते थे, ना कि बलुआ पत्थरों से। अगला, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया प्रश्न है, एक बार आया था ये। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्रमाण के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। दूसरा आपका, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। तीसरा आपका,
प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो आपका तीसरा कथन सही है, केवल 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल आपका 3 सही है। देखते हैं इसके बारे में। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं, ना कि नवपाषाण काल में। यह अवशेष पटने नामक पूरा स्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से आपका मिला है। ऑप्शन में दिया था आंध्र प्रदेश, लेकिन ये कहाँ पे है, पटने महाराष्ट्र में है। कथन 3 सही है, इनके अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाने का प्रमाण भी मिलता है। हाल ही में 25,000 वर्ष पूर्व पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे के सेल राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुए हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। इसलिए आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगला चैप्टर आपका भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो इससे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया सबसे पहले? तो कुत्ता, ऑप्शन सी। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। इसके बाद मनुष्य ने भेड़ व बकरी को पालतू बनाया। अगला, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? तो पय्यमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा, गुपकराल और बुर्जहोम, ये आपका सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी आप यहाँ से सभी से मिले हैं। उपयुक्त सभी स्थान आपका नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है। इन सभी स्थलों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तरफ पूरा स्थल दिया है, दूसरा तरफ जो है अवस्थिति यानी कहाँ पे है ये, ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो मेहरगढ़ की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़। तो ये आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत में है पाकिस्तान के। दूसरा आपका कोल्डीवा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये आपका कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। चिरांद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहाँ पे है? बिहार में। और गुपकराल ये कहाँ पे है? तो आपका कश्मीर में है। सारे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न स्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां सबसे निचले प्रस्तर से मिली हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों तथा उसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। इससे लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। कोल्डीवा, कोल्डीवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले, वर्तमान क्या है? प्रयागराज में अवस्थित है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। चिरांद आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। यहाँ से आपका गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुपकराल आधुनिक कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है इसमें। तो आपका महागढ़ा आपका ये कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। बुर्जहोम अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, कहाँ पे है? ये आपका जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में सही है। हल्लूर, हल्लूर और पय्यमपल्ली ये आपका दोनों सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पय्यमपल्ली आपका जो है कहाँ पे है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। और हुल्लूर आपका कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक में है आपका हुल्लूर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। महागढ़ा वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इस पूरा स्थल से चावल और मवेशी यानी मिट्टी पर खुरों के निशान के रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपका हल्लूर वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये सब एनसीईआरटी के शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। पय्यमपल्ली वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से आपका काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हल्लूर कर्नाटक तथा पय्यमपल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है। परंतु एनसीईआरटी की क्लास 6 में दोनों पुरास्थलों को आंध्र प्रदेश में बताया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, गलत है। ये हुल्लूर कहाँ पे है? हल्लूर आपका कर्नाटक में और पय्यमपल्ली कहाँ पे है? तमिलनाडु। ये आप सुधार कर लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट आपका
पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज-होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये। बुर्ज-होम ये कहाँ पे है पहले बताइए? कश्मीर में है, कश्मीर में। और एक ऐसा किस काल का है? तो आपका नवपाषाण काल स्थल है। पहला, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। ये आपका क्या है? करेक्ट है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ये भी आपका करेक्ट है। बुर्ज-होम से मिला है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। दोनों कथन आपके सत्य हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही है। बुर्ज-होम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे ठंड से सुरक्षा मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगहें थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। अगला, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़िए। इसमें पूछा है नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। पहला, इस काल में पुरापाषाणकालिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। पूर्णतः नहीं बंद हुआ था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही आपका गलत हो जाएगा। इस काल के औजार की धार अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ये आपका क्या करेक्ट है। और इस युग में वनस्पतियों व अन्य जीवों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। ये भी आपका करेक्ट है। और इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था, यानी सजावट। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। पहला छोड़ के बाकी क्या है? सारे आपके क्या है? सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कथन और कारण दिया है। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। ये बात क्या है? आपका करेक्ट है। और नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। ये कारण भी सही है। कपास उपजाया जाने लगा इसलिए लोग जो है कपड़े बुनने लगे। तो दोनों करेक्ट है। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी ये सही करता है। अगला, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? तो ये आपका बोलन दर्रा पूछा गया प्रश्न है। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा जो है एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ज्योग्राफी का भी प्रश्न है तो उसको ध्यान रखिएगा। अगला, कथन दिया है आपका और कारण दिया है। कथन ये है, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। ये क्या है? करेक्ट है। बहुत बार प्रश्न बना गया है। कारण है आपका, मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए लोग जो है कब्र के साथ जो है कुछ सामान भी, मृतक के साथ कुछ सामान भी दफना देते थे। तो ये दोनों सही हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? तो बकरी को दफनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बकरी को। ठीक है। अगला, निम्नलिखित पुरास्थलों से कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर स्थित कौन सा? तो आपका दाऊजली हेडिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाऊजली होडिंग। बाकी अगर हम बात करें, मेहरगढ़ कश्मीर में, हल्लूर कर्नाटक में, गुपकराल कहाँ पे है आपका? कश्मीर। ये आपका कहाँ है? कश्मीर में है। दाऊजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। काष्ठाश्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन पकाने के लिए अनाज उगाते थे। दाऊजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। अगला प्रश्न है, चताल युग पुरास्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। तो ये आपका क्या है? सही है। कहाँ पे है? ये तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें उपयोग में लाई जाती थी, जैसे आपका सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। तो ये आपसे पूछा कौन सा कथन सही है? तो आपका दोनों कथन आपके क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले? इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा।
मेहरगढ़ से ही चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं जिनमें कुछ संभवतः भंडार के काम आते थे। ये आपका सीटेट में प्रश्न बना है। तो सीटेट में आपका 6 to 8 में तो यहाँ से पूरे प्रश्न एनसीईआरटी से ही बनते हैं एग्जैक्ट। अगला है आपका चैप्टर 4 आरंभिक नगर। पहला प्रश्न इसमें, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? सभी को पता होगा, ये आपका हड़प्पा की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये आपका पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 2 में। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में से जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीजें कहते हैं। इस शहर का निर्माण 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन था। यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा ये कहाँ पे है? तो वर्तमान में ये आपका पंजाब में है। और कौन से पंजाब में? पाकिस्तान वाला पंजाब है, भारत वाला नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पन सभ्यता के बारे में इसमें पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है? इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। ये आपका बात सही है। इन नगरों में आपके कुछ नगर ऐसे थे जो कि 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित थे। सही है ये। समानतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी भाग बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। ये भी आपका क्या करेक्ट है? पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। यह भी आपका क्या है? करेक्ट है। इसके दोनों हिस्से की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? गलत पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी। चौथा गलत है इसलिए क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, ना कि कच्ची ईंटों से। ठीक है, ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार की इनकी चिनाई की जाती थी। नेक्स्ट आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से में खास तालाब बनाया गया था जिससे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। सभी को पता होगा इसके बारे में। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महान स्नानागार ये कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है। तो इसमें इसकी विशेषताएं क्या थी इसको देखते हैं। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। कह रहा है इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये क्या है? करेक्ट है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। यह भी आपका सही है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये भी आपका सही है। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें गलत है, बाकी आपका सही है। गलत क्यों है? क्योंकि इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, ना कि सिंधु नदी से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कोई अगर मान लीजिए तो विशिष्ट कार्यक्रम होता हो तब जाके वहां पे लोग स्नान करते थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। सही है ये। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन सी। कालीबंगा ध्यान रखिए कहाँ पे है? तो राजस्थान में। लोथल कहाँ पे वर्तमान में? तो आपका गुजरात में है। अभी इसके बारे में और सारे प्रश्न मिले हैं। लोथल से आपका गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं।
कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका सभी से प्राप्त हुए हैं, यानी सिंध से, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सभी से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, नगर नियोजन के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे, सही है ये। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ये भी सही है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो सके, गलत है। नाले जो है बंद थे, यही तो विशेषता थी। हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ये सही है। इसमें गलत पूछा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके करेक्ट है, ऑप्शन सी गलत है। अगला है, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी को पता होगा हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, आपका नगरीय सभ्यता थी। पहला, इसमें नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। पहला कह रहा है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। तो ये आपका क्या है, सही है। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, ये भी सही है। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका सभी सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा से जो आपका बाट और मनके प्राप्त हुए थे उसके बारे में दिया है। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। मनकों के निर्माण में कॉर्नेलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ करता, ये आपका सही है। चूना पत्थर का नहीं बल्कि कॉर्नेलियन पत्थर का प्रयोग होता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो ये वर्तमान पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट आपका, हड़प्पी नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिल्प के बारे में पूरा दिया है। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा, तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तांबे और कांसे से जो है केवल औजार नहीं बनाया जाता था, इसके अलावा हथियार के अलावा गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे, इसलिए गलत हो जाएगा। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन बी, 1 और 3 आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई हैं। उनमें आपका अधिकतर आपका पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे वस्तुएं बनाई गई थी। इन प्राप्त चीजों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे के औजार आपका हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अधिकांश वस्तुएं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया। ये विशेषज्ञ खास चीजें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे आपका पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मोहरों पर पच्चीसी कारी करना। अगला है आपका, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले? इंपॉर्टेंट है, सूती कपड़े के जो है अवशेष कहां से मिले हैं? तो अभी हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका कथन और कारण दिया है। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कह रहा है हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? देखिए,
मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदार के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, ये आपका कहां से, तो आपका मोहनजोदड़ो से। अगला आपका, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? ये पूछा गया है, बीपीएससी ने जो है अपने पीसीएस वाले एग्जाम में इसको पूछा है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो आपका लाल रंग का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, लाल रंग का। अगला है, हड़प्पा काल में प्रयोग की जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया प्रश्न है। इस काल में आपका फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा दिया आपका, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख या जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो ये आपका दोनों करेक्ट है इसमें। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आयातित वस्तु दिया है और स्थान दिया है। ये वस्तुएं कहां से मंगाई जाती थी? तो ये आपका तांबा, तांबा की बात करें तो तांबा कहां से, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। तांबा कहां से? राजस्थान से। दूसरा आपका टिन, टिन कहां से, इंपॉर्टेंट है ये, तो टिन आपका ये अफगानिस्तान से। सोना कहां से आता था? तो आपका कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर आपका कहां से आते थे? तो बहुमूल्य पत्थर आपका हो जाएगा बहुमूल्य पत्थर, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात से। कहां से? गुजरात से आते थे। तांबा आपका कहां से? राजस्थान से। टिन आपका अफगानिस्तान से। सोना कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर आपका गुजरात से आते थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल आपका, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? गांव के बारे में यहाँ पे दिया है। कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। पहला है आपका, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे, सही है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे, ये भी सही है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, सही है। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता है, ये आपका गलत है। पर्याप्त जल वर्षा से नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस क्षेत्र में कम वर्षा होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था, इसलिए कथन आपका चौथा गलत हो जाएगा। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी। अगला है, दिया आपका, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, नदी जिस पर वह अवस्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है ये। हड़प्पा की बात करें, किस नदी के किनारे? हड़प्पा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु। कालीबंगा आपका गुजरात में घग्गर नदी किनारे। लोथल कालीबंगा आपका राजस्थान में घग्गर नदी किनारे। और लोथल आपका गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। और ये दोनों कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण नगर, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा? इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा, ये आपका गुजरात में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खदिर बेद के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका, हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभक्त था, परंतु इनमें एक नगर तीन भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? वैसे जो नगर थे हड़प्पा के वो दो भाग में विभाजित थे, लेकिन करार एक तीन में था। कौन सा था? तो आपका वो धौलावीरा था। ऑप्शन सी। अभी हमने पढ़ा धौलावीरा कहाँ पे है, तो आपका गुजरात में है। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन स्थल है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर तीन भागों में बटा हुआ था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। ये प्रश्न बनता है कि मैदान का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपका धौलावीरा से मिला है, यानी स्टेडियम का साक्ष्य यहीं से मिला है। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। अगला है, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? अभी हमने बताया था लोथल आपका गुजरात में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी के किनारे? आपका भोगवा नदी के किनारे। यहाँ पे किसके साथ? बंदरगाह के साथ।
बंदरगाह के साथ यहाँ से प्राप्त हुई, यानी गोदीबाड़ा के साथ। यहाँ से अक्सर एग्जाम पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं पूछा है। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा, नहीं माही नहीं, किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। यहाँ एक बंदरगाह भी था, करेक्ट है। इस नगर में एक भंडारगृह भी था, ये भी सही है। यहाँ से एक इमारत मिली जहां मन के बनाने का काम होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं है, बाकी आपके क्या है, सारे करेक्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन मुहर यानी मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, ये आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा आपका, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था, ये आपका क्या है, गलत है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए, हड़प्पाकालीन मुहर मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के बाद उनमें मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते हैं। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई थी, इसलिए आपका दूसरा कथन जो है गलत हो जाएगा। अब आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों का जो है तर्क है। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? नदियों का सूखना भी है, सही है। जंगलों का विनाश, ये भी सही है। शासकों का नियंत्रण, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। ये आपका हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण है बेसिकली। ठीक है, अगला चैप्टर आपका, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेद संख्या में 4 है, सही, सभी को पता है 4 है। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, सभी को पता होगा सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, ये आपकी 4 वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4, जिसकी रचना आपका 3500 वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं को स्तुति में रचे गए हैं। इसमें आपका 3 देवता महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र आपका युद्ध के देवता और सोम आपका वनस्पति के देवता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी, ये आपका गलत है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, ये भी सही है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था, ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 आपका करेक्ट है। देखिए, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका प्राक संस्कृत भाषा, जिसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता, बस जो है सो सुना जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? किन नदियों का उल्लेख जो है सबसे कम हुआ किसमें? ऋग्वेद में। तो आपका सबसे कम हुआ है आपका गंगा का हुआ है, और चौथा हो जाए आपका यमुना का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में सबसे अगर महत्वपूर्ण नदी की बात करें, सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण थी, और सबसे पवित्र नदी की बात करें तो आपका सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भाषा दिया है और भाषा परिवार दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। भाषा और भाषा परिवार दिया है, इसमें देखते हैं। अगर हम बात करें संस्कृत, तो संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो ये आपका हो जाएगा भारोपी, यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का है ये। ठीक है, और अगर पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा करें, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा, तो ये आपका तिब्बत बर्मा भाषा परिवार का है। मलयालम आपका ये द्रविड़ भाषा परिवार का है। और मध्य भारत की भाषा ये आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषा जैसे आपका असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषा जैसे आपका फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द जैसे आपका उदाहरण के लिए मातृ, ये आपका संस्कृत है, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी, ये सब जो है इस एक ही परिवार के हैं सारे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? युद्ध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऋग्वैदिक युद्ध, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, करेक्ट है। पशुओं के लिए सही है। लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये भी सही है। जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ भाग हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था और कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था, तो इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। और इस काल में युद्धों के लिए अस्थायी सेना नहीं होती थी, ये बात आपका क्या है? करेक्ट है, ये आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे, ये आपका क्या है? करेक्ट हो जाएगा। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे, ये आपका गलत है। ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्यों दूसरा गलत है। ऋग्वैदिक काल के राजा ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना होती थी, ना ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियां सीमित थी। आभास होता था कि कबीले की आम सभा को समिति कहलाती थी और अपने राजा को चुनती थी। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। राजा जो है वहां पे जन्म के आधार पर नहीं, काम के आधार पर बनता था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम ऋग्वेद में मिलता है? कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरु, जन या विष का भी मिलता है, भारत का भी मिलता है, आपका यदु, या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में जनता पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों जन और विष का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द जो है विष से ही निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदुजन या विष जैसे शब्द का उल्लेख मिलता है। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? ते दस्यु कहते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्दावली जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापाषाणिक कब्र के बारे में, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी, यह आपका गलत हो जाएगा। उत्तर भारत में भी प्रचलित थी ये। कुछ पाषाण जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपर दिख जाते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण कहलाया। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ जो है जमीन के भीतर होते हैं। इस तरह के महापाषाणिक कब्रों को ताबूत यानी ताबूत सावधान यानी शिष्ट कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? जमीन के भीतर जो कब्र होती थी उसको कौन सा चिन्ह दर्शाता था? तो आपका गोलाकार सजाए हुए पत्थर, ये आपका क्या है? करेक्ट है। अकेला खड़ा हुआ पत्थर, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था।
इन्हें बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? नहीं, जो बर्तन होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए काले लाल मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं पूछा है इसमें? पहला, महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाती है, सही है। कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले, ये भी सही है। कब्रों पर गोलाकार चट्टानों या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके, ये भी सही है। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आपका गलत। इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जो है आपका पोर्ट होल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पोर्ट होल के, ना कि डेथ होल से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सही है। ठीक है, इससे इतना प्रश्न नहीं बनते हैं इसलिए हम व्याख्या को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बढ़ते चलेंगे। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था, जो इंपॉर्टेंट होगा उसका व्याख्या मैं पढ़ दूंगा। ठीक है, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 27 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ नदी के किनारे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता, ये इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर आपका राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ, उत्तर वैदिक ग्रंथ इसमें से कौन से हैं? तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद तो नहीं है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये आपका क्या है? उत्तर वैदिक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पहले को छोड़ के यानी ऋग्वेद को छोड़कर सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। अगला आपका वैदिक कालीन दिया है और वैदिक कालीन वर्ण विभाजन और वर्ण आधारित कार्य विभाजन। ठीक है, ब्राह्मण की बात करें, सभी को पता होगा, ब्राह्मण आपका हो जाएगा यज्ञ करवाते थे। ठीक है, ब्राह्मण यज्ञ। आपका शूद्र का क्या हो जाएगा? शूद्र सेवा। और विश्व का क्या हो जाएगा? विश्व आपका व्यापार। और क्षत्रिय आपका रक्षा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कथन और कारण दिया है। उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था, ये आपका क्या है? करेक्ट है। उत्तर वैदिक काल में समानता महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, ये सही है, लेकिन जो है कारण ये व्याख्या सही नहीं कर रहा है, सही दोनों है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। समानता महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये। अगला, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ये आपका क्या है? सही है। शूद्रों को अछूत माना जाता था, शूद्रों को अछूत माना जाता था, तो ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ये आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसमें सही पूछा है तो आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। देखिए, वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अछूत की अवधारणा उत्तर वैदिक काल के बाद में आई। देखिए, अछूत जो है, अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद आई है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद आई। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा शव को जलाने व दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। वैदिक काल के अंत तक यानी उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होने लगा था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, यह आपका कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। अगला है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार के, यानी कि वैदिक काल के बारे में यहाँ पे दिया है, उत्तर वैदिक नहीं, वैदिक काल। इसमें आपका पहला है, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णता स्वीकार नहीं की गई,
तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहित का प्रभाव बहुत सीमित था, ये भी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोनों कथन आपके सकते हैं, उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई हुई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग की चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। वहीं इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों जैसे आपका कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, यहाँ पुरोहित का प्रभाव बहुत सीमित था। नेक्स्ट, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये जनपदीय बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो किस स्थान पर स्थित है? तो आपका पुराना किला दिल्ली सही है, हस्तिनापुर सही है, और अतंजलि खेड़ा ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है, ठीक है, यानी लोगों के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में आपका मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनके प्रमुख हैं। जनपदों के लोग चावल, गेहूं, धान और गन्ना, तिल तथा सरसों जैसे फसलें उगाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होती थी। अगला, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद के बारे में पूछा है। महाजनपदों की कई राजधानियों में किले बंदी की गई थी, तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। राजा सेना रखने लगे थे जिससे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें सही पूछा है तो आपका पहला सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे संपूर्ण भुगतान दिया है। संपूर्ण भुगतान आहत सिक्के के रूप में नहीं होता था, कुछ भुगतान जो है होता था, इसलिए ये दूसरा गलत हो जाता है, ठीक है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी। ये राजा की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, ना कि संपूर्ण भुगतान, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। अगला, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर प्रणाली के बारे में दिया है। उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कह रहा है कि उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। 1/3वां हिस्सा नहीं, 1/6वां हिस्सा, ध्यान रखिए, 1/6 हिस्सा, और जिसे भाग कहा जाता था, ये सही है। ये अब इसलिए आपका गलत हो जाएगा ये, ठीक है। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था, ये भी आपका सही है। श्रम के रूप में भुगतान करना कारीगरों को करना होता था कर का, तो ये आपका क्या है, ऑप्शन बी, केवल आपका दूसरा सही है, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अगला आपका महाजनपदी कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदी कर व्यवस्था, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, ये आपका बात सही है। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, ये भी आपका सही है। आकेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है, क्योंकि आखेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सभी को पता होगा कौशाम्बी कहाँ पे है, तो आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौशाम्बी प्राचीन काल में आपका वत्स महाजनपद की राजधानी थी, ये पॉइंट जाने के, वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। अगला, महाजनपदी युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन आए थे उसके बारे में दिया है। हल के फाल अब लोहे के
बनने लगे थे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब लोहे के बनने लगे, पहले लकड़ी के होते थे। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधे का रोपण करके शुरू कर देती, ये सही है। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोनों आपकी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। मगध के बारे में दिया है, गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी, तो ये सभी को पता होगा, सही है। गंगा का किस्सा जंगलों से भरा था, ये भी सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी कथन आपके सही हैं, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक कौन नहीं था? तो प्रसेनजीत नहीं था। बाकी बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद ये जो है मगध के शासक थे। बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजीत जो है ये कोसल महाजनपद के राजा थे। कहाँ के? कोसल के। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? मगध की राजधानी कभी नहीं रहा, तो श्रावस्ती नहीं थी, ऑप्शन सी। राजगिरी था पहले, तो क्या था? पुराना पूछा जाए तो राजगिरी, और फिर बाद में क्या बना? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। उदयन ने इसकी स्थापना की थी और जो है अपनी राजधानी बनाई थी इसको। ये पॉइंट ध्यान रखिए, पूछा जाता है ये, ठीक है। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगिर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है को राजधानी बनाया गया, जबकि श्रावस्ती जो है कोसल महाजनपद की राजधानी थी। अगला आपका, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही है। दूसरा, सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2300 वर्ष पूर्व मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने के पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ भागों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से बहुत भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। पहला, मगध के निकट ही वज्रराज था। वज्र की राजधानी कौन सी थी? वज्र की वैशाली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा की राजधानी क्या थी? सूरसेन। कौशाम्बी, वत्स और चंपा, चंपा किसकी राजधानी थी? अंक की राजधानी थी, ठीक है। ये सारे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और चंपा जो है अंक की राजधानी थी। गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गण या संघ के बारे में यहाँ पे दिया है, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाता था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट है, ये आपका सही है। व्याख्या देखते हैं। देखिए, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था और संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से है। गढ़ या संघ में एक से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते थे, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। ये सभाओं में बैठकर बहस, बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसला लेते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अला, गढ़ों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो आपका गुप्त, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्य में मिला लिया। अला, दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दीघ निकाय, ये आपका बौद्ध ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अजात शत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु ने उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? ये इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या था आपका? वशकार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशकार को वज्र संघ पर आक्रमण के संदर्भ में सलाह लेने बुद्ध के पास भेजा था। अला, एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, सही है। एथेंस ने एक
एथेंस में एक सभा थी, इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, ये भी सही है। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी आपका क्या है, सही है, ऑप्शन डी। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चलती रही। वहां 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में कभी सभी नागरिक जो है भाग ले सकते थे। यहाँ पर औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी एवं यहाँ पर खाद्यान्नों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।